स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एनडीटीवी और ये है एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अमृत तिवारी। लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी इस वक्त पूरे देश में साम दाम दंड और भेद सभी का सहारा ले रही है। जिन राज्यों में कांग्रेस से सीधा मुकाबला नहीं है और वहां पर अगर कोई छत्रप मजबूत है तो बीजेपी उनसे गठबंधन कर रही है। वहीं जहां कोई छत्रप नहीं है और बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से है, वहां बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को तोड़कर पार्टी में शामिल करा रही है। दरअसल इससे पार्टी को दोहरे लाभ की संभावना नजर आ रही है। इससे एक तरफ जहां कांग्रेस कमजोर होगी, वहीं बीजेपी की ताकत में इजाफा होगा। लिहाजा बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को तोड़कर पार्टी में शामिल कराने में जुटी हुई है। बताया जाता है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 1 लाख कार्यकर्ताओं को अपने पाले में शामिल करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें असंतुष्ट प्रभावशाली नेता भी शामिल हैं, ताकि प्रदेश में सभी 29 सीटों पर जीत दर्ज की जा सके। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संगठन बहुत मजबूत था। यही वजह है कि 2023 विधानसभा के चुनाव में पार्टी सीटें भले ही हार गई हो, लेकिन वोट प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी को 48.8% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस पार्टी को 40.4% वोट मिले थे। अब देखना होगा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ नजर आता है और ये तस्वीरें कैसे बदलती है। बहरहाल लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का एक मेगा प्लान नजर आ रहा है, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए भी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़ा सवाल ये कि क्या 1 लाख कांग्रेसी बीजेपी में शामिल होंगे? क्या ऐसा संभव है या फिर क्या आने वाले वक्त में ऐसा देखने को मिलेगा? जिला, तहसील और इसके साथ साथ प्रखंड और बूथ स्तर पर पलायन, ये एक बड़ी मजबूरी और एक बड़ी परेशानी कांग्रेस के लिए। बीजेपी का दावा है कि 50,000 आ चुके हैं और 1 लाख वे करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे आपका परिचय कराते हैं और फिर खास सवालों को टटोलेंगे जो कि यकीनन आपके जहन में भी होंगे। डॉक्टर प्रेम व्यास साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जितेंद्र मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और रत्नाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रेम व्यास साहब, एक अहम सवाल, बड़ा प्यारा सवाल है। बीजेपी मंचों से यह दावा करती है कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन आपने कांग्रेस के नेताओं के लिए बीजेपी के दरवाजे खोल दिए हैं सर। और जो लक्ष्य है, जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, एक बड़ा सवाल ये कि कांग्रेस मुक्त भारत या फिर कांग्रेस युक्त बीजेपी, क्या बना रहे हैं आप? देखिए अमृत जी, नमस्कार सबसे पहले तो आपको। और दूसरी चीज है कि मुझे लगता है कि प्रश्न ही बेईमानी है। अगर कोई व्यक्ति संस्कारित राष्ट्रवाद की तरफ प्रेरित होकर अपने आप को एक ऐसे दल का सदस्य बनाना चाहता है तो इसमें गलती क्या है? तो राम जी ने कहा है कि शरणागत गौ जिय निज अनित अनुमानी, तेनर पावर पाप में तिनहि विलोकत हानि। विभीषण जी जरूर राक्षस थे पर वह रामा दल में आ गए तो उनका स्वागत हुआ। तो निश्चित रूप से जो राष्ट्रवाद और संस्कारित राष्ट्रवाद की तरफ प्रेरित होकर, हमारी नीति और रीति से प्रेरित होकर अगर एक संस्कारित चरित्र का निर्माण करते हुए भारतीय जनता पार्टी में आता है तो इसमें समस्या क्या है? नहीं, इसमें कोई समस्या नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं। प्रेम व्यास साहब, आप अपनी बातें कंटिन्यू कीजिए। ये सवाल इस वजह से क्योंकि आप ही लोग कहते हैं ना, बीजेपी के ही नेता मंचों से कहते हैं कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बना रहे हैं, और सर आपने कांग्रेस के लिए बीजेपी के दरवाजे खोल दिए हैं। इस वजह से ये अहम सवाल है। देखिए, कांग्रेस मुक्त का मतलब होता है जिस विचारधारा के तहत वो इतने सालों से उस विचारधारा को अपने मानसिक पटल पर ग्रहण करके उस तरह से कार्य कर रहे थे, उस विचारधारा का विरोध है। तो उस विचारधारा को त्याग के जब कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में आता है तो हमारी नीति और रीति से प्रेरित होकर आता है। तो ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता उसको मुक्त करने के लिए उसको चोकोसलामिया भेज देंगे या बाहर कहीं अन्यत्र ट्रांसपोर्ट कर देंगे, वो रहेगा यही। पर वो जो जिस विचारधारा के तहत वो आज तक था, उस विचारधारा का परित्याग करके संस्कारित राष्ट्रवाद की विचारधारा के संप्रेषण के साथ में हमारे दल में सम्मिलित होने का कार्य करेगा और इसी तरह से वो विकास की राजनीति में अग्रसर होने का कार्य करेगा। अब अगर पूर्व की मैं बात करूंगा तो असंस्कारित, अमर्यादित, जिस तरह से राष्ट्र विरोधी और असंसदीय बयान दिए गए थे पूर्व में और उसका विरोध बड़े नेताओं द्वारा न करना, उससे कहीं ना कहीं आम जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ता की पीड़ा जो थी, जो हृदय में उनको पीड़ा हो रही थी, उस पीड़ा के खिलाफ आज वो दूसरे दल के समर्पण में जा रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि ये उनकी पीड़ा है, ये उन कार्यकर्ताओं की पीड़ा है जिनको कचरा कह दिया जाता है, जिनको कह दिया जाता है ये तो सत्ता लोलू पे जो 4-4 पीढ़ियों से कांग्रेस के लिए कार्य कर रहे थे, जिनको कह दिया जाता है कि ये तो रबड़ी खाने जा रहे हैं, जिनको कह दिया जाता है कि हम तो ठीक इनको है, तो कहीं ना कहीं आप उन्हें राहत दे रहे हैं प्रेम व्यास साहब। आपने जैसा कहा कि चलिए वे परेशान थे, हमारे तरफ आ गए, तो चलिए ये बेहतर है। जितेंद्र मिश्रा जी, ऐसी क्या मजबूरी है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के सामने कि उन्हें पहला विकल्प बीजेपी ही नजर आती है? कई नेता जा चुके हैं, इस वजह से अहम सवाल है क्यों बिखरती हुई नजर आ रही है कांग्रेस? मिश्रा जी देखिए अमृत जी, सबसे पहली चीज तो कल 14,000 का आंकड़ा आया था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ने 14,000 कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। आज 50,000 का आंकड़ा आ गया है। तो मेरा ये कहना है 14,000 के समय भी हमने इनसे कहा था कि आपने जो ज्वाइन कराया है वो सूची हमें दे दो, कम से कम हम अपने यहाँ से उनको डिलीट तो कर दे कार्यकर्ताओं को, लेकिन कोई सूची नहीं मिली। रहा सवाल ज्वाइनिंग का, तो निश्चित तौर पर चुनाव आते हैं तो बहुत सारे कार्यकर्ता इधर उधर जाते हैं, चला चली का समय होता है। हमने भी आपने देखा था 2023 में टेंट लगा के कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग कराई थी। भारतीय जनता पार्टी से बड़ी ज्वाइनिंग थी, आपने देखा था 3-3 स्तर पर दिन में 3-3 बार हमने ज्वाइन कराया था। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी जो कह रही राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर, राष्ट्रवाद का आपसे क्या लेना देना? आपने तो राष्ट्रवाद का रा तक नहीं सीखा है अभी तक। जो 52 साल तक आपकी मातृ संस्था में झंडा तक नहीं फहराया गया, तिरंगा। आपने अंग्रेजों के खिलाफ गवाही दी, आपने अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने का काम किया, आपने देश को तोड़ने का हर तरह का प्रयास किया। आजादी की लड़ाई में एक भी योगदान अगर आपने दिया हो तो राष्ट्रवाद की बात आपके मुंह से शोभा देती। असल में है क्या, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में वोटों का प्रतिशत बहुत कम अंतर का है। निश्चित तौर पर हम चुनाव भले ही हारे हैं, लेकिन वोट परसेंटेज की बात करें तो हमारा वोट परसेंटेज ज्यादा रहा है। नगर निगम के चुनाव में आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के पास पूरे महापौर होते थे और कांग्रेस के पास एक भी महापौर नहीं होता था। अगर 5 महापौर कांग्रेस ने जीते हैं और 7 महापौर भारतीय जनता पार्टी ने गंवाए हैं, तो निश्चित तौर पर आपने देखा कि स्थानीय स्तर पर नगरीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस को समर्थन मिला था। ये भारतीय जनता पार्टी की चिंता का मुख्य कारण है। आप तो कहते थे कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। मिर्चगाल वाली पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती थी और जब चुनाव आया तो यूपी बिहार से कार्यकर्ता बुलाने पड़े। ये आपने सूची जारी करके बताया था कि हमारे यूपी बिहार के कार्यकर्ता आ रहे, तो आपका कार्यकर्ता कहाँ है? क्यों उनका फिजिकल वेरिफिकेशन कराना पड़ा? इसका मतलब यह है कि मिस कॉल का धोखा था। मिस कॉल के कार्यकर्ता सिर्फ माहौल बनाने के लिए आपने बयान दिया था। आज भी आप माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप कार्यालय खोलने की तैयारी कर लेते हैं, कैंडिडेट का पता नहीं होता। इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं आपको चिंता है कि सवाल विकास पे न पूछा जाए। राम मंदिर का मुद्दा समाप्त हो गया न्यायालय के माध्यम से। अब सवाल इस बात का आएगा कि प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता का संकट खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, जनता तैयार बैठी है जो सवाल पूछेगी कि महंगाई को लेकर आपने क्या किया। 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने की बात की गई थी। 20 करोड़ लोग खड़े हैं कि वो रोजगार कहाँ है। आपने कहा था महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। आज आपने देखा मणिपुर जैसी घटनाएं। मुझे तो उन शब्दों का इस्तेमाल करने में भी शर्म आ रही है आपके चैनल पर, किस तरीके से अर्धनग्न और नग्न करके। मिश्रा जी, लेकिन सवाल तो यह है कि आप इन तमाम आरोपों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर आम जनता के बीच जा रहे हैं और आप ही के पार्टी के बड़ी संख्या में जो नेता हैं वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। इस वजह से ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुश्किल भरा वक्त है। बहरहाल प्रेम व्यास जी और जितेंद्र मिश्रा जी, इन दोनों को रत्नाकर त्रिपाठी जी आपने सुना, कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से ये अपनी बातें रख रहे हैं। क्या कहेंगे इस मौके पर, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए अमृत जी, मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें, क्योंकि आपने जैसा कहा कि यहाँ 1 लाख कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के लोगों को अपने यहाँ बीजेपी लाने की बात कर रही है, तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है, निश्चित रूप से ये कांग्रेस के लिए सेटबैक का झटका है, लेकिन क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी को इससे शक्ति मिल रही है? क्योंकि जो नेता बीजेपी में आ रहे हैं कांग्रेस को छोड़कर,
उनमें से बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो कार्यकर्ता भले ही कांग्रेस के हों, जो भले ही कांग्रेस के नेता रहे हों, लेकिन चेहरे के हिसाब से, वजन के हिसाब से उनका उतना रसूख, उनका उतना असर नहीं दिखता है जिससे माना जा सके कि उनका भाजपा में आने से भाजपा को कोई बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और वो भी ऐसी पार्टी जिसने बीते लोकसभा चुनाव में राज्य की 29 में से 28 सीटें जीती थी, जिसने बीते विधानसभा चुनाव में तमाम मिथकों को तोड़ते हुए चौथी बार लगातार अपनी सरकार बनाई, वो भी जबरदस्त बहुमत के साथ में। तो सबसे पहले सोचने वाली बात है कि क्या वाकई भाजपा को इस तरीके की एक ताकत की जरूरत है, क्या वास्तव में वो मजबूत हो रही है। अब दूसरी बात, जब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ अमरीश जी देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये दल बदल है या दिल बदल वाला मामला भी है। क्या ये केवल ये हो रहा है कि कांग्रेस से निराश होकर आप बीजेपी में आ रहे हैं, या फिर ये हो रहा है कि समूचे हृदय के साथ में आप बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। दिल बदल किस तरीके से होता है? जो एक सबसे बड़ा मध्य प्रदेश में जो सियासी फेरबदल हुआ था, आखिरी बार जो हुआ था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूरी की पूरी ऐसी बगावत की कि कमलनाथ सरकार 15 महीने में खेत रही थी और उसके बाद फिर से बीजेपी की सरकार बन गई थी। तो उस समय जो बगावत हुई थी उसके बाद क्या हम परिदृश्य को देखते हो, जो आज तक हमको नजर आ रहा है वो ये कि सिंधिया खेमा लगभग पूरा का पूरा दिल से भाजपा का हो चुका है। क्या अभी भी ऐसा होता नजर आ रहा है? जो लोग भाजपा में आए क्या वो दिल से आए? तो ये सारा परिदृश्य चुनाव एक बार संपन्न हो जाए उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा। अब एक बात चली थोड़ी देर पहले, जो आपने भी कहा था कि क्या मजबूरी है जो कांग्रेस को लोग जा रहे हैं, तो अमृत जी मुझे लगता है कि एक जो कहा जाता है कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो यहां मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि कुछ तो दुश्वारियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अब दुश्वारी दोनों किस्म की हो सकती है। कई लोगों को शायद ये लग रहा हो कि कांग्रेस में अब उनके लिए कोई फ्यूचर नहीं बचा है, और दुश्वारी एक दूसरे किस्म की भी हो सकती है, जैसा कांग्रेस आरोप लगाती है कि डरा धमका कर ऐसे लोगों को भाजपा में आने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बहरहाल सिनेरियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं इस बात को फिर कहना चाहूंगा कि जो भी लोग कांग्रेस से बीजेपी में आ रहे हैं, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन एक बड़ा तबका, अब चूंकि आपको 1 लाख का एक टारगेट पूरा करना है, आपको एक बड़ा परिदृश्य दिखाना है कि मैंने 1 लाख लोग उस पार्टी के तोड़कर अपने यहां पर ले आए, उस तरीके से आपको कांग्रेस को डिमोरलाइज करना है, उसके कार्यकर्ता के मनोबल तोड़ना है, तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि 1 लाख बड़े दिग्गज नेता तो आने से रहे, 1 लाख कोई ऐसे लोग तो आने से रहे जिनके बारे में कहा जाए कि साहब पूरा का पूरा मतलब ऐसा कांग्रेस का थिंक टैंक चला है, कांग्रेस की पावर चली है, तो पूरी की पूरी पार्टी खत्म हो जाएगी। जो आप कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे, तो ऐसे में मजबूरी हो जाती है कि हर वो व्यक्ति जो आपसे कहते हैं साहब मैं कांग्रेस का हूं, मैं बीजेपी में आना चाहता हूं, तो आप उसको भी अपने आप पर लेकर आ रहे हैं कि इस तरीके से जो नंबर गेम चल रहा है, चुनाव के पहले ही जो नंबर गेम चल रहा है, उसके चलते फिलहाल ये समझ पाना बहुत मुश्किल है कि ये दल बदल है, ये दिल बदल है, ये मजबूरी का मामला है, दुश्वारी का मामला है। बहरहाल खेल इंटरेस्टिंग चल रहा है और आने वाले दिन में बीजेपी इसको अपने नंबर को बढ़ाने के लिए और क्या करेगी देखने वाली बात होगी। हाँ अमृत, में एक बात और कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की सबसे बड़ी दुविधा दिख रही है मध्य प्रदेश के स्तर पर भी कि कांग्रेस बीजेपी की इस स्ट्रेटेजी को काउंटर अटैक करने की स्थिति में नजर नहीं आ पा रही है। उसके पास कोई इस तरीके का कार्यक्रम नहीं दिख रहा। जीतू पटवारी जब प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे तो मैसेज गया था कि भाई यंग हैं, कमलनाथ जी के मुकाबले काफ़ी यंग हैं, वो उनके अंदर काफ़ी एग्रेसिवनेस है, वो ऑफेंसिव होकर भी खेल लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन बावजूद उसके उमंग सिंघार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष इन तमाम लोगों युवाओं पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। कहा गया कि राहुल गांधी जो युवाओं को तरजीह देते हैं उस हिसाब से इन लोगों को आगे लाया गया है। लेकिन ये लोग भी अमृत जी मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पर काउंटर नहीं कर पा रहे हैं बीजेपी से, और बीजेपी के लिए इसलिए दृश्य आसान होता चला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा और एक खास मसले का आपने जिक्र किया, वो दर्शकों के लिए समझना बेहद खास है, क्योंकि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया आए थे तब कहा जा रहा था कि नेताजी भले ही पार्टी बदली हो, कैडर कहीं नहीं जाएगा, लेकिन चुनाव के नतीजों ने यह स्पष्ट कर दिया कि नहीं, उनका कैडर भी उनके साथ गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक मुश्किल भरा वक्त है। अब किसकी क्या मजबूरी है, किसकी कितनी मजबूरी है, चर्चा जारी रहेगी, एक छोटा जारी है। और बड़ा सवाल ये कि आखिर कांग्रेस पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल क्यों हो रहे हैं।
प्रेम व्यास जी, ये इसे मजबूती का नाम दें या मजबूरी का नाम दें? ऐसा क्यों है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता, जिनके जनाधार हैं, वो आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं और जिन्हें आप शामिल कराना चाहते हैं बीजेपी में? आप कहते हैं कि बीजेपी ने बहुत कुछ किया है या आपके संगठन, तमाम चीज़ों का जिक्र आप करते हैं, और दूसरी तरफ आप तैयार हैं कांग्रेस पार्टी से कोई आ रहा है तो उसका वेलकम करने के लिए। देखिए, दोनों बातें होती है। जिस तरह से दलों का निर्माण होता है तो आप देखेंगे कि अभी जिस समय भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, कांग्रेस तो स्वयं 70 बार टूटी है। मतलब 70 बार टूट के नए दलों का निर्माण हुआ है। मतलब कांग्रेस की प्राथमिकता से नेहरू जी ने खुद ही एक समय ऐसा हुआ था कि कांग्रेस छोड़ने का मन बना लिया था। मेरे मित्र आजादी की बात कर रहे थे तो आजादी में 1915 और 16 में प्रथम विश्व युद्ध, उसके बाद में गांधी जी जिस तरह से भर्ती करा रहे थे, और चंपारण के बाद में 1942 में गांधी जी इस परिस्थिति में आए थे कि स्वराज की बात करने लगे थे। उनको खुद को समझने में 27 वर्ष लगे थे। उसके पूर्व में कहते थे कि हमको लड़के नहीं लेना है, ये खुद गांधी वांग्मय में लिखा हुआ है, अंग्रेजों से लड़कर नहीं लेना है, वे खुद दे देंगे। तो अगर आप इतिहास की बात करेंगे मित्र तो एक अलग से डिबेट रख ले, और मैं बहुत खुश होऊंगा अगर आप उस विषय की बात करेंगे। दूसरा, आपने मातृदल की बात करी तो आप नेहरू जी के खिलाफ कर रहे हैं। 1965 में एकमात्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसा दल है जिसको स्वतंत्रता परेड में नेहरू जी ने स्वागत करा था और कहा था कि परेड का हिस्सा बने। तो क्या ऐसे दल को नेहरू जी ने बुला लिया था और उनको परेड में हिस्सा लेने के लिए बोल दिया था? तो पहले इतिहास की अच्छे से पहले शिक्षा लीजिए और उसके बाद में मुझे लगता है कि कोई टिप्पणी करी जाए तो ज्यादा उचित होगी। दूसरी, इन्होंने कहा सूची की बात, तो आप एक सूची जारी करके जिस तरह से पूर्व में लोग आपके यहाँ से टूटे थे और आपने कहा हम तो इनको हटाने वाले थे, सिग्नेचर करो, लेटर आप प्रदर्शित कर रहे थे, तो आप एक लेटर प्रदर्शित कर दीजिए और बता दीजिए कि फला फला क्षेत्र से फला फला नेता को आज हमने हटाने का कार्य कर दिया है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में जाते या अन्यत्र किसी दल में जाते तो हमें कोई समस्या नहीं है। मोहन कात्रे जी की समय की अगर बात करेंगे तो 25 एफआईआर दर्ज हुई भारतीय जनता पार्टी पे या अन्यत्र दलों पर, तो टूट के गए तो नहीं। लेकिन जो रीति और नीति कांग्रेस अपना रही है उससे कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम जनता का जो मानस है वो कांग्रेस के खिलाफ हो चुका है। मैं थोड़ी सी 2 मिनट का समय चाहूंगा निर्विवाद। जैसे जीतू पटवारी जी का जब चुनाव हुआ था तो उन्होंने कहा मैं नफरती हिंदू नहीं हूँ, और एक किसी घर में जब गए वो तो उन्होंने कहा कि भैया कांग्रेस को हम वोट नहीं देना चाहते, तो उन्होंने कहा पार्टी गई तेल लेने। अब जो शीर्ष नेतृत्व है वो कह रहा है कि पार्टी गई तेल लेने, तो आम कार्यकर्ता कहाँ टिकेगा आपका? पिंटू जोशी जी, महेश जोशी जी एक मध्य प्रदेश का बहुत सशक्त नाम थे, मुख्यमंत्री के बाद दूसरे स्तर के नेता हुआ करते थे, उनके लड़के का वीडियो आया, उसमें वे कह रहे हैं कि आप पार्टी को मत देखो, कैंडिडेट को देखें। तो जब आपके बड़े नेतृत्व और बड़े कार्यकर्ता खुद ही पार्टी पर, कांग्रेस के प्रतीक चिन्ह पर विश्वास नहीं प्रदर्शित कर पा रहे, तो आम जनता कैसे, आम कार्यकर्ता कैसे आप पे विश्वास प्रदर्शित कर पाएगी? डीएम के बयान देता है तो आप उसको व्यक्तिगत बता देते हैं। सतीश जारकीहोली कहता है कि हिंदू शब्द गंदा है, आप उसको व्यक्तिगत बता देते हैं। राहुल जी स्वयं कहते हैं कि राम राम को भूखे मर जाओ, मंदिर में लड़की छेड़ने जाते, शक्ति का अपमान करते हैं। और खड़गे जी कहते हैं कि अगर मोदी जीता तो सनातन की विजय हो जाएगी। प्रियंका जी कहते हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूँ। वहीं आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, वो एक महिला प्रत्याशी के बारे में क्या कर रही है, मंडी में भाव क्या कर रहा है, और उसके बाद में कांग्रेस चुप होकर सुनती है। मणिपुर की घटना को हमने संवेदनशीलता के साथ में लिया है। मणिपुर में 8 दिन स्वयं मंत्री जी रुके हैं, मोदी जी ने वहां पर दौरे करा है, हमने 3 महीने तक वहां पर एक निगरानी रखी है। और आपने संदेश खली पर क्या करा? संदेश खली पर टीएमसी कार्यालय में जिस तरह से कृत्य हो रहे थे, घटना हो रहे थे, वहां की महिलाएं मुखर होकर कह रही है और कांग्रेस चुप होकर सुन रही है। तो ये आपका जो स्टैंड है, ये जो मौखिक मुंह बंद करके रहना, सिलेक्टिव चुप्पी तोड़ना, सिलेक्टिव मामले में बोलना, इसका कारण है कि रहा न कोई कुल कारण हाल। जिस तरह से आपके पहले 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, 13 बनकर दिया ना बाती, तो परिस्थितियां वही हो गई है कि शीर्ष और अर्श पे ना आपके पास नेता है, ना नीति है, ना निर्णय है और ना नेतृत्व है। अब परिस्थिति ये है कि विपक्ष में रहने के लिए कितनी सीटें चाहिए, उसके लिए आपका संघर्ष चल रहा है, और उसी संघर्ष में आप पुनः अभी भी जो अमर्यादित भाषा है उसको प्रदर्शित करने में कहीं भी कमी नहीं रह रही है। और अब जिस तरह से जनता जागृत हो चुकी है, पहले जो राजनीतिक लोकतंत्र का चुनाव होता था, 1 मिनट, लोकतंत्र का जो चुनाव होता था वो गांव से शहर में जाता था,
शहर से प्रदेश में जाता था, प्रदेश से देश में जाता था। आज उलट हो रहा है, आज गांव से सीधे देश और राष्ट्रीय राजनीति की बातें की जा रही है। ठीक है, तो फॉर्मेट कहीं ना कहीं प्रेम व्यास जी ये चीजें बदली हुई हैं, बदलाव बेहतर है। चलिए ठीक है, जितेंद्र मिश्रा जी पर कांग्रेस पार्टी पर आपने कई आरोप लगाए। मिश्रा जी क्या कहेंगे आप इसके साथ एक सवाल ये भी कि इससे पहले देखा गया उम्मीदवार उतारने में मशक्कत, उससे पहले कई मामले रहे जो मीडिया में भी चले, सुर्खियों में रहे, और इस बीच 50,000 वीडी शर्मा कह रहे हैं कि 50,000 आ गए हैं, 1 लाख का लक्ष्य है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक अहम सवाल और एक मुश्किल है कांग्रेस के सामने। इसके साथ साथ प्रेम व्यास जी ने भी कई आरोप लगाए हैं या कई मसलों का जिक्र किया है उन्होंने, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी आजादी की लड़ाई का नाम आते ही बिफर जाती। मैं तो पूछता हूँ, एक भी नेता का नाम बताइए जिसने उंगली भी कटवाई हो आजादी की लड़ाई। आज आप ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं, आज आप कह रहे हैं कि उनका हृदय परिवर्तन हुआ है। असल में है क्या, जो राशन की दुकान चलाते हैं, जो छोटे छोटे ठेकेदार हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण चाहिए। वो कांग्रेसी बन के आपके पास आ जाते हैं, आप उनको कांग्रेस के नाम से ज्वाइन करा लेते। हकीकत ये है कि आप तो कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात, आज तो आप कांग्रेस युक्त होते जा रहे हैं। आपके पास कार्यकर्ताओं का टोटा है, तभी आप खुले दिल से इस तरह की ज्वाइनिंग करा रहे हैं। हमको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारा ये कहना है कि आज इस तरीके का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि कोई विकास पे बात न करे। कर्नाटक में आपने देखा, इन्होंने चुनाव को सांप्रदायिक मोड पे ले जाने का काम किया, हनुमान जी को मंच पे बैठाला, लेकिन धन्य वो कर्नाटक की जनता जो विकास के सवाल पूछती रही और आखिरी में आपको पराजित होना पड़ा। आज भी देश में महंगाई को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। आप तो चंदा खोरों की पार्टी हो, अलीबाबा 40 चोरों की सरकार चला रहे हो, इधर अड़ी डाल रहे हो, उधर चंदा ले रहे हो आप। ये क्या जनता को दिख नहीं रहा? सबको मालूम है कि कितना चंदा आपने अड़ीबाजी के नाम पर लिया है। ये कोई स्वेच्छा से नहीं लिया आपने। आप ये देखिए कि जिसने चंदा दिया है उसकी जमानत हो गई, जिसने चंदा दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इन मसलों को लेकर आम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता फैसला करेगी। ठीक है, आपने भी अपने बात यहां पर रखे हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जी क्या कहेंगे आप, कहां पर कौन मजबूत कौन कमजोर, जो ये मुद्दे चल रहे हैं मौजूदा माहौल में, इससे कितना फर्क पड़ेगा और कहां पर किसे मेहनत करने की जरूरत है? सर ये एक्सपर्ट ओपिनियन जैसे हम इसे समझना चाहेंगे, त्रिपाठी जी। देखिए अमृत, मेरा सीधा सा मानना है कि इस समय मशक्कत की ज़रूरत कांग्रेस को है, क्योंकि वो डैमेज कंट्रोल की मोहताज हो रही है। निश्चित रूप से जिस पार्टी में एक के बाद एक लोग अगर छोड़कर उसको चले जा रहे हैं, तो पार्टी के, जैसा मैंने पहले भी कहा था, कि मनोबल पर कार्यकर्ताओं के विपरीत असर पड़ता है। तो कांग्रेस को ये इस तरीके, इस दिशा में कुछ प्रयास करने होंगे। लेकिन जहाँ तक अभी मैं बहस की शुरुआत में हमारे जो भाजपा के प्रतिनिधि हैं शुक्ला जी, मैं उनको भी सुन रहा था, उनका कहना था कि इससे भारतीय जनता पार्टी को जो है ताकत मिल रही है और ज़्यादा। तो मेरी एक बात समझ में नहीं आता है कि यदि इस तरीके से ताकत मिल रही है तो मध्य प्रदेश में फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि जो लोग रिसेंटली कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में, उनमें कोई बड़े चेहरे भी शामिल हैं। सुरेश पचौरी जी शामिल हैं, 5 बार के राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि बीजेपी को अगर लग रहा है कि इन लोगों के आने से हमको बहुत ताकत मिल रही, तो इनमें से किसी 1-2 लोगों को टिकट दे दे राज्य में। 28-29 सीटों को जो जीतने का टारगेट लेकर चल रहे हो, तो वो ताकत जो है, ये एनालाइज करना बहुत ज़रूरी हो गया कि भाजपा जिसे अपनी ताकत मान रही है, वो स्ट्रेंथ किस किस्म की है? वो सिर्फ संख्या बल है या वो इस किस्म का बल है जो भारतीय जनता पार्टी को, भाई जिस राज्य में मैंने आपसे कहा है कि 28 जो भी हो त्रिपाठी जी, लेकिन एक माहौल तो बेशक बन रहा है और ये माहौल बीजेपी के पक्ष में बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी के नेता शामिल हो रहे हैं बीजेपी, निश्चित तो ये कहीं ना कहीं इससे फर्क पड़ेगा, एक इम्पैक्ट में डालता है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और किसकी क्या यहाँ पर रणनीति होती है। सर वक्त खत्म हो चुका है, इसलिए आपको रोक रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर प्रेम व्यास जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, जितेंद्र मिश्रा जी आपका भी कांग्रेस पार्टी से, और रत्नाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े। कई मसलों का उन्होंने जिक्र किया। अब आगे देखना होगा कि किस
तरीके से इस सियासी बिसात में बदलाव किए जाते हैं? कांग्रेस क्या कुछ खास करती है और क्या कुछ चीज़ों में बदलाव करती है? क्योंकि वक्त नया है और नए दौर में नए तरीके से मुकाबला करना होगा। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो पूरे 5 साल चुनावी मूड में रहती है और मौजूदा माहौल कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट जैसा है। कांग्रेस के लिए कई सवाल यहां पर हैं। अब आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। खास नजर हमारी भी है, आप भी बनाए रखिएगा इस खास पेशकश में। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।